अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। और आज आर पार में मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के संकट का। सवाल बीजेपी के संकट का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेकर पंजाब तक बीजेपी परेशान हो रही है, परेशान दिख भी रही है। कहीं संकट खुद ब खुद सामने आया है, तो कहीं अपनों ने ही बीजेपी को फंसा दिया है। गुजरात में दलितों की पिटाई, कश्मीर में जारी अशांति, यूपी में दयाशंकर का बड़बोलापन और नवजोत सिंह सिद्धू का जोर का झटका। बीजेपी एक साथ कई मुसीबतों में घिर गई है। तो क्या बीजेपी को इन सब का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे आर पार बीजेपी का संकट। इन 4 तस्वीरों में बीजेपी का गहरा संकट छिपा हुआ है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी बीजेपी के ताजा बने उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने सेल्फ गोल करते हुए मायावती को गाली दे दी। हालात को संभालने के लिए बीजेपी ने उन्हें फौरन 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन तब तक यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी को झटका लग चुका था। करीब 20% दलित वोटर्स वाले उत्तर प्रदेश में बीएसपी बीजेपी की दलित विरोधी और महिला विरोधी छवि बनाने में जुट गई है। हालांकि बीएसपी ने भी गाली का जवाब गाली से देते हुए शब्दों की मर्यादा को तार-तार कर दिया। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। लेकिन मामला सिर्फ यूपी का नहीं है। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के मामले को लेकर भी विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी ऊना पहुंचे। हालांकि कल इसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान राहुल सोते नजर आए। पूरे गुजरात में जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात के हों, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको दबाया जाता है। और ये किसकी लड़ाई है? ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। उधर पंजाब में भी पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है। अगले साल पंजाब में चुनाव है और बीजेपी को नवजोत सिंह सिद्धू से काफी उम्मीद थी, लेकिन सिद्धू बीजेपी को गुड बाय कह चुके हैं। बीजेपी के लिए संकट कश्मीर में भी है। बीते 14 दिन से घाटी में कर्फ्यू जारी है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से जारी हिंसा में करीब 40 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 2000 लोग घायल हुए हैं, जिनमें सैकड़ों सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल और उत्तराखंड में भी बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है। यानी कुल मिलाकर केंद्र में सत्ता संभालने के बाद बीजेपी पहली बार चौतरफा संकट में घिर चुकी है। और कहा जा रहा है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। क्या हम माने बीजेपी के दिन ठीक नहीं चल रहे? आइए आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार संकट क्यों है, हम क्यों कह रहे हैं बीजेपी संकट में है या फिर बीजेपी का ये संकट है। पॉइंट नंबर 1, यूपी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट के बयान पर बवाल। दयाशंकर ने मायावती को बहुत कठोर अपशब्द कहे, जिसकी वजह से तलखी बढ़ी और जिसका खमियाजा भारी पड़ रहा है पार्टी। पॉइंट नंबर 2, गुजरात में दलितों की पिटाई से पार्टी की जो दलित प्रो दलित छवि थी, उस पर इंपैक्ट हुआ है। विपक्ष ने दलित विरोधी बताया है भारतीय जनता पार्टी को। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट, कश्मीर में बिगड़े हालात पर सवालों के घेरे में है। सरकार 13वें दिन कर्फ्यू है, करीब 40 लोगों की मौत हो रही है। हालांकि अपनी तरफ से सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है वहां अमन शांति बनाने की, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता वहां शांति रहे। पॉइंट नंबर 4, नवजोत सिंह सिद्धू, पार्टी का वो चेहरा जो पार्टी के लिए वोट बटोरता था, उसने पार्टी को अलविदा कह दिया है। पंजाब में झटका लगा और खबरें ये आ रही हैं कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि खबरें हैं और ऐसा भी लग सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद हिट विकेट हो जाए। लेकिन इस समय एक बड़ा ग्रैंड पैनल है, इस पे डिबेट करने के लिए बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी श्रीकांत शर्मा, मेरे साथ बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुधीन भदौरिया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री,
और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आरपीएन सिंह हैं और आम आदमी पार्टी से मौजूद है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा। रामकृपाल सिंह हैं जिन्होंने राजनीति के कई सावन देखे हैं। रामकृपाल सिंह हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा से। श्रीकांत शर्मा, बीजेपी का संकट चौतरफा दिख रहा है, क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है आपको अपने फंसा रहे हैं या फिर चीजें हाथ से निकल रही हैं? देखिए अमिश बाबू, क्योंकि आपका जो शो है वो पूरा बीजेपी सेंट्रिक है, बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं, मुझे थोड़ा वक्त देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट करूं कि जो भी टिप्पणी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं दयाशंकर जी, उस पर तुरंत पार्टी ने कार्रवाई की। पार्टी से उनको उपाध्यक्ष पद से हटाया, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर इस तरह के शब्द बोलने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरा पक्ष ये है कि आज जिस तरह से पूरे देश भर में, खासतौर से लखनऊ में, जो बहन मायावती जी की पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, उसमें किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आपने गाली दी है माँ बहन, में अपने टीवी पे नहीं बोल सकता। एक इनकी कार्यकर्ता हैं जो चंडीगढ़ की शायद चीफ है बीएसपी की, उन्होंने दयाशंकर की जबान को लाने वाले को 50 लाख तक का इनाम दिया है। कोई अवैध संतान कह रहा है। अरे भाई, किसी ने अगर कहीं गलती की, एक व्यक्ति ने गलती की है, उसको पार्टी ने तुरंत निष्कासित किया है। आप बहन की, उनकी मां को, उनकी बहन के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना, ये कोई शोभा देता है? बहन मायावती जी की तरफ से अभी तक इस तरह के बयानों की कोई आलोचना नहीं हुई है, उनको कोई कंडेम नहीं किया गया। नंबर 2, आपने कहा हमारे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाया जा रहा है कि हम दलित विरोधी हैं। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। 2004 के आंकड़े हैं, जब सोनिया गांधी जी की सरकार थी, उस समय पूरे देश भर में दलित उत्पीड़न के जो मामले थे वो 32,255 थे। 2005 में 29,741 और 2006 में 42,000। इस तरह से इनके हर साल के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। बहन मायावती जी के कार्यकाल के आंकड़े बताता हूं आपको। 2008 से लेकर 2011 तक 29,445 दलित उत्पीड़न के मामले रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 1,000 लोगों की दलितों की हत्या हुई। लेकिन बहन जी की तरफ से क्या हुआ? तो ये आंकड़े बताते हैं कि लेकिन क्या आपको लगता है? नहीं श्रीकांत, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा डिसीजन लिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या सुन लीजिए भाई भदौरिया जी, आप अमीश बाबू, इस तरह से चर्चा होगी तो कोई अपनी बात नहीं कह पाएगा। इनका आधे घंटे का भाषण, इनका हम सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अरे आपको सुनना पड़ेगा। जब आप इस तरह के आरोप लगाएंगे तो सुनना पड़ेगा। अमीश जी, मैं आई कम प्लीज, आपको मौका दिया जाएगा। भदौरिया जी 10 सेकंड और, सुधीर भदौरिया, श्रीकांत शर्मा 10 सेकंड और, फिर आपकी बात। देखिए, जब किसी को आईना दिखाया जाता है और जब आईने में उसके गुनाह उसको दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही तिलमिलाहट होती है, ऐसे ही पीड़ा होती है। जैसे भदौरिया साहब को पीड़ा हो रही है, उनको जलन हो रही है कि उनके चेहरे को क्यों दिखाया जा रहा है। ये भदौरिया साहब की पार्टी का घिनौना चेहरा है। दलित उत्पीड़न में मायावती जी जब अपने कार्यकाल में थी, मुख्यमंत्री थी, क्या क्या हुआ, मैं आपके सामने वन बाय वन। श्रीकांत, आपने अपनी बात रखी, अब सुधीर भदौरिया की बात कर लेते हैं। इस तरह की राजनीति अब शोभा नहीं देती है। आरपीएन जी, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अब आप इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उन पर राजनीति मत करिए। मौका देंगे तो मैं अपनी बात, देश को बांटने का काम मत करिए, लोगों में जहर घोलने का काम मत करिए। ओके, श्रीकांत, आपने अपनी बात कही। सुधीर भदौरिया, अगर देखिए, इस देश में इस समय गुस्सा है और गुस्से के पीछे एक पृष्ठभूमि है। इनकी मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा अल्पसंख्यकों के लिए कि कुछ इस देश में रामजादे हैं जो ये लोग हैं, बाकी सारे हरामजादे हैं। इनको ये शर्म नहीं आती है, ये हम पर बोलते हैं। शब्दावली ठीक करिए भदौरिया साहब। वीके सिंह ने कहा शब्दावली ठीक करिए भदौरिया साहब, फेंक देने, शब्दावली ठीक करिए, शब्दावली ठीक करिए। अरे आपने कहा, आपके मंत्री ने कहा, आपके मंत्री ने कहा, तो आप क्यों बोल रहे हैं? क्या ये प्रदेश के लोगों का अपमान नहीं है? आप अपमान करने के लिए किसने आपको आदेश दिया है? आप प्रदेश के लोगों का अपमान करेंगे, इस देश के लोगों का अपमान करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में आर पार इस समय हो रहा है। दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन गुजारिश है, मेरी गुजारिश है कि एक एक करके बोले। जो आज सड़कों के ऊपर गाली गलौज हुई है, जो आपने जिस शब्दावली इस्तेमाल की है, क्या बहन मायावती जी आपकी तरफ से कंडेम हुआ? क्या गिरफ्तार कीजिए, श्रीकांत, गिरफ्तार कीजिए। हमने कार्रवाई की,
हमने श्रीकांत, कार्रवाई की, श्रीकांत, आपने अपनी कोई बात रख कार्रवाई ली, की क्या? माना आपने कार्रवाई करी, लेकिन सबको जेल भेजिए, सबको जेल भेजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, और समाजवादी पार्टी ये की सरकार कह रही है कि हम जेल भेजेंगे। मैं सीधा रुख करता हूं। नहीं है समाजवादी, ये बहुजन समाजवादी पार्टी की जनसभा नहीं है। भदौरिया साहब, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। भदौरिया साहब, मैं आपके पास तेज वापस लौट बोलने के से, आता हूं। ज्यादा आरपीएन सिंह बोलने को अपनी से बात आप रखनी तथ्यों को नहीं दीजिए। गुमराह कर आरपीएन सकते। सिंह साहब, अमीश जी, मायावती पर जो टिप्पणी करी उसकी सजा भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता को दे दी। गुजरात में जो हो रहा है, गुजरात के विषय के ऊपर राहुल, जब डिबेट होती है तो राहुल गांधी सो रहे होते हैं, लेकिन आज वो दलित टूरिज्म करने के लिए गुजरात चले जाते हैं। क्या आपको लगता है आपको भी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिला है और बीजेपी ने दिया है, क्योंकि ये बीजेपी का संकट है? देखिए अमीश जी, मैं इस चिल्लाने के डिबेट में रहना नहीं चाहता हूं। बड़े साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो हमने देखा है 2 साल के कार्यकाल के भारतीय जनता पार्टी का, इनकी जो मानसिकता दलित विरोधी है वो रोहित वेमुला से हो, जो हालात मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां जहां इनकी सरकार है, उनकी जो मानसिकता रही है दलितों के विरोध करने की, और जिस तरह रही है, बहुत ही खराब रहा है। और मैं समझता हूं इस देश में कभी भी ऐसी सरकार नहीं है जिस तरह के शब्द दलितों के खिलाफ इनके मंत्रियों ने, इनके बड़े बड़े पदाधिकारियों ने इस्तेमाल किए। जहां तक आंकड़े के बाद श्रीकांत शर्मा जी कह रहे थे, आंकड़ों के मैं जाना नहीं चाहता हूं, आंकड़े मेरे पास भी है, पर भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के साथ कितना खिलवाड़ करती है ये पूरे देश को मालूम है। पूरे देश में अभी ऐड बताया कि 22,000 करोड़ रुपया, 22,000 करोड़ रुपया हमने गैस एलपीजी में सब्सिडी के माध्यम से बचाया, पर जब कैग की रिपोर्ट आती है तो सिर्फ 2,000 बचाया। तो आपको स्पष्ट मालूम होता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ 10% सच्चाई की बात करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी 10% सच्चाई के आंकड़े देते हैं तो श्रीकांत शर्मा जी के आंकड़ों पर मैं कौन सा विश्वास श्रीकांत शर्मा रिएक्ट। परंतु अगर आप देखते हैं कि जिस तरह के मंत्री पत्रकारों के बारे में जिस तरह के शब्दवाली इस्तेमाल किए हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जितने पत्रकार हैं वो महिलाएं हों या पुरुष हों, जिस तरह के शब्दवाली मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं समझ सकता हूं कभी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हिंदुस्तान में इस तरह के शब्दवाली का इस्तेमाल नहीं हुआ। आरपीएन सिंह, आपने अपनी बात कही। श्रीकांत शर्मा 30 सेकंड का रिएक्शन, उससे ज्यादा नहीं, 30 सेकंड। श्रीकांत शर्मा। अमीश हमारे काबिल दोस्त ने आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं कि आंकड़े मेरे पास भी हैं। ठीक है भाई, आपके पास भी हैं आंकड़े, लेकिन वो कह रहे हैं आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। दलित उत्पीड़न की बात करें, अमीश आप इसमें एंकर हैं, अगर मेरे आंकड़े गलत हैं तो मैं अभी इस चैनल की डिस्कशन को छोड़ दूंगा और आपके साथ बुद्धिजीवी पत्रकार भी बैठे हैं। आप मेरे आंकड़ों को गलत साबित करिए और मैं आपके चैनल पर कभी नहीं आऊंगा। पहला आंकड़ा है मेरा कि 2004 में 32,255 दलितों के उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए जब श्रीमती सोनिया गांधी की सरकार थी। 2005 में 29,741 दलितों के उत्पीड़न के मामले आए जब श्रीमती सोनिया गांधी राहुल की सरकार थी। 2006 में 42,000 इस तरह की घटनाएं हुई जब सोनिया और राहुल जी की सरकार थी। मेरा कहना है कि मानवर, मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि ये एक समस्या है और इसकी समस्या का राजनीतिकरण मत करिए। 68 साल के अंदर, 70 साल के अंदर, खड़ी करी। श्रीकांत, 70 साल के अंदर, 70 साल श्रीकांत के जी, अंदर आप ही के नेता ने बयान दिया गुजरात में दलितों पर हिंसा हो रही है। कैपिटल का जो ब्यूरो है, सबसे ज्यादा अगर दलितों पर कहीं मुकदमे दर्ज हुए हैं तो वो मध्य प्रदेश है। ये सरकारी आंकड़े। मैं अपेक्षा नहीं करता आरपीएन साहब कि आप बीच में इंटरप्ट करेंगे। मैंने आपको टोका नहीं और उम्मीद करता हूं कि आप नहीं टोकेंगे। ये शर्मा जी, मेरा कहना यह है कि अमीश बाबू, शर्मा जी कंपटीशन में है कि हमारे में ज्यादा हुए हैं कि उनके में ज्यादा हुए हैं। अरे कंडेम कर रहे हैं हम तो ये समस्या है। जी जी, चलिए, मुद्दा बीजेपी का संकट है, मुद्दा बीजेपी का संकट है, उससे ना भटके। हम सिर्फ दलित के मुद्दे पे डिबेट नहीं कर रहे। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं श्रीकांत शर्मा, बिल्कुल मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन ये संकट आप ही के नेता का खड़ा करा हुआ है ना। आप ही के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष तो नहीं थे। अमीश जी, अगर कोई बीच में गुजरात में बोलेगा आप ही तो की सरकार है, चर्चा सार्थक नहीं होगी। कोई बीच में बोलेगा तो चर्चा सार्थक नहीं सर, होगी। पर आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूं कि अब तक दलितों के नाम पर राजनीति होती रही थे बीच में। शर्मा जी, अब तक दलितों के नाम पर राजनीति होती रही। पहली बार ऐसा हो रहा है अमीश बाबू, पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से जो एससी है, जो एसटी है,
उसको देश की जो बैंक है उनको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का हमने लोन देने का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए गए हैं और मुद्रा बैंक के माध्यम से इस डिबेट को दूसरी तरफ ध्यान करता हूं। मैं क्योंकि हम बार-बार मुझे लगता है दलित तक अटक के ये काम है, दलित के उत्थान का काम, गरीब के उत्थान का काम जो हमारी सरकार कर रही है और हमारी सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, ये जो एंटी दलित लॉबी है, एंटी डेवलपमेंट जो लॉबी है, एंटी जो यूथ लॉबी है। श्रीकांत जब आपने अपनी बात कर ली, श्रीकांत आपने अपनी बात कर ली, मैं सीधा रुख करता हूं राघव चड्ढा का, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का। राघव चड्ढा, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी का संकट है वो चौतरफा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो गुजरात हो? लेकिन मैं आपको पंजाब लेके जाना चाहूंगा। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी में आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये आप डिसाइड करिए। कब आएंगे कब नहीं आएंगे ये आपका डिसीजन है। क्या आपको लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी, और कई बार प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि बड़बोलापन नहीं होना चाहिए नेताओं का, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को फंसा देते हैं और फिर बीजेपी एक्शन भी लेती है लेकिन परसेप्शन में खराब हो जाता है मामला? राघव चड्ढा, देखिए, इसको इस नज़रिए से देखना कि कुछ गिने चुने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल देते हैं, इतना सिंपलिस्टिक एनालिसिस नहीं है इस चीज़ का। आपको इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि आरक्षण समाप्त करा जाए, किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर अंबेडकर भवन को तोड़ा जाता है, किस प्रकार से रोहित वेमुला जैसे विद्यार्थियों को सुसाइड आत्महत्या की तरफ धकेला जाता है, किस प्रकार से इस देश के अंदर दलित उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है, ये केवल राजनीतिक आप मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। जी जी, किसी को नहीं आप लीजिए 20 सेकंड आपके पास है राघव चड्ढा। राजनीतिक प्रिज्म से देखना ही ठीक नहीं है। आप ये देखे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ये विचारधारा, आप कह रहे हैं उनकी ये विचारधारा है। मैं पंजाब के विषय पर आपसे सवाल पूछा था, पंजाब पर आप क्या कहना चाहते हैं? पंजाब के विषय पर क्या आप कहना चाहते हैं? सिद्धू का झटका आपने दिया बीजेपी को, आज आप ऑफिशियली आर पार में कहते हैं सिद्धू का झटका आपने दिया बीजेपी को। देखिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सिद्धू आपके पास आ रहे हैं नहीं आ रहे? ने जो साहसी कदम उठाया है, जिस प्रकार से राज्यसभा से इस्तीफा देकर पंजाब के हित में पंजाब के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसकी सराहना होनी चाहिए। उनकी करेज, उनकी पर वो आ रहे हैं आपकी पार्टी में नहीं आ रहे? नहीं, सराहना आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी में आ रहे हैं नहीं आ रहे? मेरा सवाल लगेगा वो जब आएंगे, वो जब वे हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके चैनल को सूचना दी जाएगी। पर मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूं, राघव चड्ढा आपने अपनी बात कही, रामकृपाल सिंह इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, कुछ आंकड़े दिए। मैं केवल जी मैं आप देखिए, अगर आप दलित तक इस डिबेट को समेटना चाहते हैं तो मैं समेटने नहीं दूंगा, क्योंकि मामला कश्मीर का भी है। मैं उस विषय पर भी आऊंगा, लेकिन मैं क्विकली रामकृपाल सिंह आपके पास आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बयानों पर संयम बरतने की अपील कर चुके हैं, लेकिन क्या पार्टी के कुछ नेता इसको सीरियसली नहीं ले रहे? उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला, उत्तर प्रदेश से गुजरात, गुजरात से कश्मीर और कश्मीर से फिर पंजाब। क्या आपको लग रहा है कुछ दिक्कतें हैं, कुछ लूज हुई हैं, उनको टाइट करना पड़ेगा बीजेपी को? मैं आपको एक छोटी सी बात, ये बड़ी पॉलिटिकल एडिटोरियल लाइन हम ले रहे हैं। आपने जो एक बात जो मुख्य सवाल किया है, पहले तो मैं उसका जवाब दे दूं। निश्चित तौर पर बीजेपी को झटका लगा है, और देखिए इसके पहले जो बातें आप उठा रहे हैं मैं उसको स्पीड ब्रेकर मानता हूं, लेकिन ये जो हुआ है गुजरात में और बेसिकली उत्तर प्रदेश में, ये ऐसा है जैसे खाई में गिर गई है बीजेपी। अब वहां से निकलने में मुझे लगता है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक मुझे लगता है ये जख्म नहीं भरेंगे। बाद में हो सकता है भर जाए, ये डिपेंड करेगा कि केंद्र सरकार किस तरह से और क्या क्या चीजें करती है। लेकिन अभी आपको लग रहा है करंट बीजेपी का ये संकट है? मैं इस बात पे आ रहा हूं। पहली बात तो मैं अभी ले लूं गुजरात और इसके जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो एक जिसको दलितों का अपमान जो है ना, दलित एक ऐसा वोट बैंक है जिसके लिए अभी भी पेट बड़ा मुद्दा नहीं है, नाक बहुत बड़ा मुद्दा है। नाक और पेट का फर्क समझ लीजिए। बाकी वोट बैंक के लिए पेट बड़ा मुद्दा है, वो नाक की लड़ाई बहुत हद तक नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके अपने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ये। लेकिन एक ऐसा बैंक है जिसके लिए अभी भी इज्जत
नाक जो है ना बहुत बड़ा है। ठीक है, दलित और की बात ये- हुई, लेकिन ये जो- कश्मीर मैं इसी पर आ रहा हूं। क्विकली देखिए, मैंने फिर कहा कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है कि उसमें अभी देखिए वहां चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, कोई बीजेपी का इमीडिएट उसमें नुकसान या फायदा आप इमीडिएट नहीं कर सकते। अगर आप देखें 3 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जी, जो आप बिल्कुल पॉइंटेड सवाल कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि ये जो बयान हुआ है, और देखिए बिहार के पहले क्या हुआ था, संघ प्रमुख का एक बयान आया, उसका अब नुकसान पता हुआ। नहीं, उसका नुकसान हुआ। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी थी, लेकिन इस अमित एक जी, घटना केवल ने एक वाक्य रखने निश्चित का तौर मौका पर दीजिए। जी, कोई स्वीकार नहीं करेगा। जी। और श्रीकांत जी एक बात कह रहे थे, हालांकि श्रीकांत जी को मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन एक असलियत बता दूं श्रीकांत जी, क्या है कि कुछ नारे आप अगर कहेंगे कुछ शब्द तो ये माना जाएगा आपके लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन अगर वही शब्द बीएसपी कहेगी तो बीएसपी का वो यूएसपी होगा। देखिए कांशीराम जी कहते थे कि सवर्ण नैतिकता पर जितना हमला करोगे हमारा वोट बैंक उतना सॉलिड होगा। तो ये अलग अलग देखिए परसेप्शन होता है, परसेप्शन हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि जो बातें कही जाए, जैसे आज जो वो नारे लगा रहे हैं वे देखिए वे एक तरह से प्रतिशोध में नारे हैं। जो हुआ है उसको लोग माफ करेंगे। मैं भदौरिया साहब की बात करता हूं, लेकिन दयाशंकर जी की बात को लोग नहीं माफ करेंगे। भदौरिया साहब, बड़ा गलत हुआ है। आप भी गाली दे, मैं भी गाली दूं, तो हम दोनों में फर्क कैसा? फिर बड़ी बात तो यह है, दयाशंकर ने गाली दी, बीजेपी ने उसे निष्कासित कर दिया, लेकिन आपके कार्यकर्ता भी गाली दे, तो फिर फर्क कैसा? फिर आप में और बीजेपी में फर्क कैसा? अगर आप मूल बात वो करते हैं तो आप में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क क्या है? अगर अमीश देवगुन भी गाली दे और सुदीन भदौरिया भी गाली दे, तो हम दोनों में फर्क कैसा? सर जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं, हम तो 2500 वर्ष से गाली सुनते ही आए हैं इनकी। ये हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में हमें गाली देते रहे। क्या क्या इन्होंने, गाली तो छोड़ दीजिए, क्या क्या कृत्य किए इसके बारे में ये चर्चा का स्थान नहीं है। पर इन लोगों को बड़ी चुभन हो रही है आज। इन्होंने 2 वर्षों में इनके मंत्रियों ने जो भाषा प्रयोग की, इन्होंने कहा, खेद प्रकट कर दिया। आप रोज हमें अपमानित करिएगा, रोज हमें कहिएगा कि बहन मायावती जी जो इस देश के अंदर बाबा साहब मान्यवर काशीराम जी के बाद सबसे जवाब सुन लेता हूं। श्रीकांत का जवाब जरूरी है, श्रीकांत का जवाब जरूरी है। श्रीकांत, मेरी गुजारिश है 30 सेकंड में जवाब, फिर आरपीएन सिंह। प्रधानमंत्री जी मौन है, प्रधानमंत्री जी मौन है, प्रधानमंत्री जी मौन है इस पर। जी जवाब, श्रीकांत से जवाब। भदौरिया साहब, आपने अपनी बात कही, मैं ऑडियो फेड आउट कर रहा हूं। श्रीकांत 30 सेकंड आपके पास है, फिर आरपीएन सिंह और फिर राघव चड्डा। श्रीकांत शर्मा 30 सेकंड में इसका जवाब। अमीश जी, अगर कहीं किसी ने अपशब्द क्या लगता है गुजरात से उत्तर प्रदेश तक आप फंस रहे हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। एक, गुजरात अलग है, वहां तुरंत कार्रवाई हुई और दलितों पर जो भदौरिया साहब कह रहे थे कि लंबे समय से गाली सुनते आ रहे हैं, तो आप गाली कांग्रेस की सुनते आ रहे होंगे। हमने तो हमेशा से दलितों को अपना भाई माना है। हमारी संघ की शाखाओं में जाओगे तो भोजन वितरण का काम दलित कहीं पर भी अगर इस तरह के उत्पीड़न होते हैं तो तुरंत विलंब कार्रवाई होनी चाहिए, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जब इस विषय पर हमने एक पार्टी से उस उपाध्यक्ष को हमारे को निष्कासित भी कर दिया और उसके बाद भी अगर भदौरिया साहब की पार्टी उस पर राजनीति करती है, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर विवेक रखने वाले लोग हैं कि भाई ये विषय अब समाप्त हो गया। कम से कम बीजेपी में इतने गट्स तो हैं कि वो एक्शन लेती है। हम तो लगातार गाली खाते रहे, हमारे प्रधानमंत्री को लोग अपमानित करते रहे, हमने तो कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने तो हमेशा से दलितों के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के माध्यम से आप ले आओ, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से, मुद्रा बैंक के माध्यम से, स्टैंडर्ड आरपीएन सिंह, हमारा तो लक्ष्य है कि इस देश का जो गरीब दलित विरोधी लोग हैं, जो विकास विरोधी लोग हैं, भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां विकास विरोधी, हम विकास विपक्ष में। आरपीएन सिंह, आप एमओएस घूम भी रहे हैं। श्रीकांत, आपने अपनी बात कही है। सुदीन भदौरिया, मैं जानता हूं आप राजनीतिक लड़ाई करना चाहते हैं और सिर्फ दलित के मुद्दे पर सुदीन भदौरिया डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास मुद्दे और भी हैं। मैं कश्मीर पे आना चाहता हूं। और आरपीएन सिंह, आप एमओएस घूम रहे हैं इस देश के, क्या आपको लगता है कश्मीर मामले पे, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिए। कश्मीर मामले में प्रशासन से बड़ी चूक हुई है, या फिर आपको लगता है कि कश्मीर का मामला 1 मिनट का समय दीजिए, खराब होने दिया गया है? क्या इस विषय पर आप कहना चाहते हैं? ओवर टू यू आरपीएन। बड़े दुख की बात है अमीश जी कि संकट
बीजेपी का नहीं है, 2 साल में देश का संकट बढ़ गया है। जो अफसोस की बात है, बीजेपी का संकट बढ़े या ना बढ़े, पर देश में बड़ा संकट बढ़ते जा रहा है। अगर आप कश्मीर की हालत देखें, बड़े स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हम सरकार के साथ आतंकवाद के खिलाफ और मिलिटेंसी के साथ एक साथ उनके साथ खड़े होकर इनसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। परंतु जब से 2 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में आई है, जिस तरह का माहौल हमने श्रीनगर में देखा है, जिस तरह के झंडे, जिस तरह के नारे 2 सालों से हम सुनते आए हैं, और 10 सालों में यूपीए ने, मैं नहीं कहता हूं कि शांति बहाल कर दी थी जम्मू कश्मीर में, पर वहां कभी ये नारे, ये इस तरह के झंडे और इस तरह का वातावरण बिल्कुल समाप्त करने का, और हमने कोशिश की थी जम्मू कश्मीर में बिल्कुल आपको चूक का लगती है, आर पार बोलिए आप, चूक का लगती है, 2 बड़ी चूकें कश्मीर पर आपको केंद्र की क्या दिखती है? पार्टी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मानसिकता से, और जिस सरकार के साथ, पीडीपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, और दोनों पार्टियां जो दूसरे भाषण देके सरकार में अवश्य आए, परंतु जम्मू कश्मीर में जिस तरह का अमन चैन को खराब करने का काम दोनों ने किया है, नहीं आपको चूक क्या लगती है? देखिए, ये आप जो बात करें बड़ी फिलोसफिकल बात है, आप एमओएस होम रह चुके हैं इस देश के, आपको चूक क्या लगती है स्ट्रेटेजिकली, अगर जो चूक हुई? इस तरह के हालात हम रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, वहां अखबारों को बंद कर दिया जाता है, मैं अखबारों को, इंटरनेट को, और जब इतने बड़े गैदरिंग होने वाली थी तो सरकार, देखिए मैं शर्मा जी आपकी बात मैंने टाली नहीं, शर्मा जी आप भी मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं शर्मा जी नहीं, सुधीन बोदरिया है, ये सुधीन बोदरिया है, मैं आरपीएन सिंह, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आएंगे क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस संकट में फंसी है, उस संकट में बीजेपी के अपनों ने उसको डाला है, या फिर विपक्ष बहाना बनाकर मौजूदा रूलिंग पार्टी को फंसा रहा है? आर पार में ब्रेक के बाद आर पार बात होगी, हम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे और डायरेक्ट आंसर जवाब लेंगे। आप देखते रहिए आर पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आर पार में, और इस दौर में या तो आर होगा या फिर पार होगा, और मेरे साथ श्रीकांत शर्मा, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी, फॉर्मर एमओएस होम, नेता कांग्रेस आरपीएन सिंह, सुधीन भदौरिया वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी के नेता, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता, रामकृपाल सिंह वेटरन जर्नलिस्ट मेरे साथ इस दौर में मौजूद है। भदौरिया साहब, मैं 30 सेकंड का आपको समय देता हूं आपकी राय के अंदर, क्योंकि आप पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाह रहे हैं, चाहे वो गुजरात का विषय हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के उन्होंने बयान दिया हो, आप उस पर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, जो बहुत विजिबल है, जो बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये समस्या तो सोशल है, ये सामाजिक समस्या है, इस पर आपकी राय क्या है? 30 सेकंड का आपके पास समय है और कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बतला दूं, ये सामाजिक समस्या है, हजारों वर्षों की समस्या है, पर ये उस मानसिकता से ग्रस्त है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, जो हजारों वर्ष से रही है। पर मैं जम्मू कश्मीर पर 5 सेकंड में ये कहना चाहूंगा कि इन्हीं के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि हमने चुनाव तो आतंकवादियों की मदद से कराया है, और जिस तरह से इन्होंने संविधान की हत्या अरुणाचल में की, उत्तरांचल में की, जिसकी वजह से इनका अहंकार और इनका काम करने का तरीका पूरे देश को, लोगों को मालूम हो गया, और यही अहंकार ये दलितों के खिलाफ भी दिखा रहे हैं, कुछ लोगों को भी खिलाफ दिखा रहे हैं। इसलिए देश अब इनको किसी भी रूप में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जी, क्या आपको लगता है राघव चड्ढा, क्योंकि मैं आपके पास इस दौर में आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि एक तो पॉलिटिकली, क्योंकि बीजेपी बहुत स्ट्रांग हुई है पॉलिटिकली, इसलिए तमाम विपक्षी दलों को मुद्दे मिल रहे हैं बीजेपी को कॉर्नर करने के लिए, दूसरी तरफ पंजाब का अगर हम मैटर को उठाएं तो बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू को खोया है, क्योंकि वो उनके स्टार कैंपेनर थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो आपकी पार्टी में किस तरीके से आ रहे हैं। सिद्धू पे रहिएगा और किसी विषय पे मत जाइएगा। देखिए, नवजोत सिंह
नहीं, हम तमाम विषयों पे कमेंट करना चाहेंगे, पर जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, हमने आपको पहले ही कहा कि जब उनकी आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग होगी तब आपको सूचित करा जाएगा। इस समय उस पूरी जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप बना रहे हैं उस पर कमेंट करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, परंतु ये बात है कि उनको पंजाब में काम करने का मौका नहीं दिया गया। पंजाब में जिस प्रकार आपके पास पंजाब में चेहरा नहीं है, इसलिए आपने सिद्धू को लिया। माफिया वहां के अकाली और बीजेपी सरकार चला रही है, उसके खिलाफ उनको काम करने का मौका नहीं दिया गया और राजनीतिक कारणों से उनको हर प्रकार से रोका गया। जब भी वे ड्रग के खिलाफ, केबल टीवी माफिया, सैंड माफिया के खिलाफ आवाज उठाते थे, उन्होंने एक अपनी नैतिकता दर्शाते हुए, अपना साहस दर्शाते हुए इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को तो लताड़ा ही है, परंतु अपने आप को भी साबित कराए कि वे पंजाब के वे हैं, किसी राजनीतिक दल के नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अभी चुनाव है तो आपको भी सिद्धू अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मैं सीधा श्रीकांत का रुख करता हूं, मैं श्रीकांत का रुख करता हूं। राजा निकले के श्रीकांत, राघव चड्ढा की बात का क्या रिएक्शन है नवजोत सिंह सिद्धू पर? सिद्धू आपके स्टार कैंपेनर थे, खबरें ये आ रही हैं सूत्रों के हवाले से ही हैं कि वो बीजेपी से कुछ बातों को लेकर नाराज थे, इसलिए छोड़ के चले गए। योर रिएक्शन टू इट, ये भी एक संकट है आपके लिए पंजाब में। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो आप पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो व्यक्ति हैं, मैं आम आदमी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि जो पार्टी सत्ता के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाए, जो पार्टी आंदोलन कर रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए, जो पार्टी बात करती थी स्वच्छता की, उनके यहाँ यौन उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं लेकिन चुप बैठे हुए हैं, जो पार्टी बात करती थी नैतिकता की, आज अरे भाई बताइए ना नवजोत सिंह सिद्धू ने क्यों छोड़ दिया? अरे सुन लीजिए पहले, बताइए ड्रग बीच में इंटरप्ट मत करिए। बताइए पंजाब में दलितों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है? पंजाब अरे की बात सुन लो भैया, ये क्यों यार, इनका दलित क्या व्यक्ति का हाथ क्यों काट अरे दिया अमीश, ये वजूद क्या है लोगों का जो आप इनको बुलाते हो अपने चैनलों पे? भाई ये है क्या? ये 3 महीना 13 में इनको आप अपने बिठा लेते हैं। अकाली दल क्यों उत्पीड़न कर रहा है, उनके साथ हिंसा कर रहा है? अरे शांत रहिए, उनके ऊपर फर्जी केसेस डाले जा रहे हैं। अरे सुन लो भाई, पंजाब में क्यों दलितों अरे अमीश बाबू क्या है ये क्या तरीका है भाई आपके यहाँ? दलित विरोधी मानसिकता को त्याग दीजिए। एक एक करके बोलेंगे, मेरी गुजारिश है, एक एक करके बोलेंगे। देश में सामाजिक समरसता को मत बिगाड़िए। अरे भाई ओके श्रीकांत बोलिए। राघव चड्ढा, अब श्रीकांत को बोलने दीजिए। श्रीकांत 20 सेकंड। जो पार्टी सत्ता के लिए बच्चों की झूठी कसम खाए, जो पार्टी दिल्ली में डेंगू मच्छर ना मार सके, ऐसी पार्टी पर मैं टिप्पणी नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि बीजेपी का संकट है, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे देश का संकट है। ना तो बीजेपी का संकट है, ना देश पे संकट है, सिर्फ संकट ऐसे लोगों पर है जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो गरीब के लिए जो योजनाएं थी उनका जो लाभ गरीब को मिलना था, जो 40,000 करोड़ हर साल जो उनकी पॉकेट में जाता था, ऐसे लोगों की जो दलाली बंद हुई है, ऐसे लोगों का जो भ्रष्टाचार बंद हुआ, उन लोगों में आक्रोश है कि मोदी सरकार को बदनाम करो, मोदी सरकार को काम मत करने दो। अगर कहीं संकट है तो ऐसे लोगों पर। नंबर 1 बात रखी। अमीश जी 1 सेकंड, मैं कश्मीर पे बात करना चाहता हूं। मौका नहीं दिया गया बोलने का। मैं कश्मीर पे बात करना चाहता हूं। मेरा मौका कब आएगा अमीश जी? मैं तो सबसे शांति से बैठा हूं। आरपीएन सिंह, आप मेरा कुछ सवाल तो पूछने दीजिए जनाब, सवाल तो पूछ लीजिए। आरपीएन सिंह, मेरा सवाल आपसे एक बार अमीश जी, मैं सबसे शांति से बात आपकी बिल्कुल सर बोलते हैं, पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। नहीं आरपीएन सिंह, मेरे को सवाल तो पूछने दीजिए। मैं आरपीएन सिंह, मेरे को सवाल तो पूछने दीजिए। अमीश जी, जो भ्रष्टाचार की बात की, इनके मुख्यमंत्री लोग कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये श्रीकांत शर्मा जी बता दे। काम इन्होंने इतना देश में इतना बढ़िया कर रखा है कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 22,000 करोड़ की बचत हो गई, और जब कैग रिपोर्ट बताती है कि 2,000 ही बचत हुई, तो कितना झूठ देश से बोलेंगे। क्या क्या वादे इन्होंने देश से, किसानों से, दलितों से, गरीबों से, किसानों से, बेरोजगारों से, जितने इन्होंने भाषण दिए, सब आंकड़े विषय पर आते हैं। अब आपका क्या सवाल है, उसका जवाब मैं देता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिल्कुल अचानक यूपी के चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, तो कांग्रेस को भी दलितों की बहुत चिंता हो रही है, जो दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सेल्फ गोल करा आप लोगों ने, जब राहुल गांधी सोते हुए दिखे कैमरा के ऊपर, क्या आपको लगता है वो एक बड़ा सेल्फ गोल था? दलित के मुद्दे पर बहस हो रही थी, गुजरात में दलितों पर हिंसा हो रही थी, और राहुल गांधी नींद फरमा रहे थे संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर। क्या ये बड़ा सेल्फ गोल नहीं था पॉलिटिकली? अमीश जी, जहां तक कांग्रेस ने, आपने बोला कि कांग्रेस सेकंड टाइम पकड़े गए हैं सोते हुए। मैं गुजरात में, वैसे मोदी जी भी पकड़े गए हैं, पर राहुल गांधी जी जैसे हमने बयान दिया सो नहीं रहे थे। वैसे तमाम वैसे आते हैं। रेणुका चौधरी ने तो बयान दिया, वो धूप से आए थे, उनकी आंखों में जलन हो रही थी, तो वो अपनी आंखों पे आराम फरमा रहे थे। आपका ऑफिशियल वर्जन क्या है? अमीश जी, दलितों का, राहुल गांधी जब सत्ता में भी थे, जब सत्ता में यूपीए सरकार थी, तब भी दलितों के बीच में जाते थे। जी।
ये दलितों का प्रेम सिर्फ यूपी और गुजरात के इलेक्शन से नहीं रहा है। जो भी जिन्हें भी दबाया गया है, जिनके साथ अन्याय किया गया है, जब यूपीए सरकार में भी थी तब भी रामकृपाल सिंह कुछ कहना चाहते हैं जी, गरीबों के दलित बीच में, प्रेम, दलितों के दलित बीच टूरिज्म में- नहीं है। रामकृपाल सिंह आपका जवाब। देखिए, मैं अभी जब आ रहा था इस बहस के लिए तो मैं थोड़ा न्यूज़ सुन रहा था, उसमें एक खबर थी आज ये भी कि जो दलित महिला ढोना छोड़ रहे हैं उनको 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आज की खबर बता रहा हूं, ये संसद में शायद जवाब दिया गया है। अब आप सोच लीजिए, आज़ादी के बाद से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं इस देश में, जो लोग आज भी महिला ढोने को बाध्य हैं, जो लोग भी आज मंदिरों में घुस नहीं सकते, जिनको सवर्ण ही नहीं जी, ये आपको ओबीसी भी जिनको छूने में पाप समझती हैं, जिनके लिए आज भी वो अछूत हैं, इसमें कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं इसके लिए। और मैं जो बेसिक सवाल आपका था, एक सामाजिक लड़ाई को आज की तारीख में चूंकि चुनाव का मौका है, सारी पार्टियां इसको पॉलिटिकल बना, आपको लग रहा है इसको पॉलिटिकल बना रही हैं। बीजेपी ने इसको अपने माथे पे ले लिया है। देखिए, जो सत्ता में होता है जिम्मेदारी उसकी होती है। ये बड़ी बात आपने बोली। जो सत्ता में होता है जिम्मेदारी उसकी है। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आता हूं और ब्रेक के बाद हम एक कंक्लूजन भी देंगे और क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे अपने तमाम मेहमानों से। आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार और इस दौर में हम वाकई आर पार करेंगे क्योंकि मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। लेकिन शुरुआत मैं इस दौर की श्रीकांत शर्मा से करना चाहता हूं। श्रीकांत शर्मा, मैं क्विकली आपसे 2 सवाल पूछूंगा और मैं चाहूंगा संक्षेप में आप इनका जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, क्या आपको लग रहा है कि जैसे जो हमने संकट गिनाए, एक तो जो यूपी के बीजेपी उपाध्यक्ष ने बयान दिया, गुजरात में दलितों की पिटाई, कश्मीर के बिगड़े हालात, सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और 5वां नंबर अरुणाचल के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का झटका था, क्या आपको लगता है कि ये जो झटके लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को 1, 2, 3, 4, 5, ये बीजेपी को कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? आपका रिएक्शन क्या है? नंबर 1 में कश्मीर से शुरू करूंगा। कश्मीर की जो समस्या है वो लंबे समय से समस्या रही है। हमारा काम है वहाँ शांति स्थापित करना, अमन स्थापित करना, और वहाँ का जो नौजवान है जिस तरह से उसको गुमराह अब तक किया गया है अलगाववादियों के माध्यम से, क्योंकि उनके बच्चे अलगाववादियों के विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो जो कश्मीर का नौजवान है उसको बरगलाने का काम वो लोग करते हैं। हमारा काम है वहाँ। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि अगर कोई आतंकवादी की मौत होती है, हत्या होती है उसकी, और उसके बाद अगर हमारी JNK की पुलिस के ऊपर, हमारे पैरामिलिट्री पुलिस के ऊपर कोई हथगोले फेंकेगा या पत्थर मारेगा या और कोई काम, अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो सख्ती के साथ ऐसे ताकतों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर कोई मैंने आपसे जो सवाल पूछा, क्या बीजेपी परेशान है इन 5 परेशानियों को देखकर? मेरा सवाल बहुत सीधा है श्रीकांत, क्या बीजेपी परेशान है? पत्थर फेंकने वाले कभी भी कोई आप सोचो कि उनको बिल्कुल इग्नोर किया जाए, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन 5 समस्याओं से बीजेपी समस्या में है। अरुणाचल की आप बात कर रहे हैं अमीश बाबू, आप तो बुद्धिजीवी, आप बताइए अरुणाचल में जो कोर्ट का फैसला है, ठीक है हम टिप्पणी नहीं करते, ठीक है, अरुणाचल में कोर्ट का फैसला अगर उत्तराखंड की तर्ज पर आता तो नवाब तुकी की कुर्सी जाती। नवाब तुकी के पास बहुमत नहीं था, ये कांग्रेस का इंटरनल कलह था, उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने का काम किया। नंबर 2, दलितों के उत्पीड़न के मामले, मैंने आपको बहुत लंबी सूची बताई है कि ये एक सामाजिक समस्या है, लेकिन क्या आपको लगता है जो बीजेपी का संकट है वो सरकार में परेशानी करेगा? अगर इसका राजनीतिकरण कोई करेगा तो निश्चित रूप से इस देश का दलित हो, नौजवान हो, ऐसी पार्टियों को कोई माफ नहीं करेगा, ऐसी पार्टियों को बख्शेगा नहीं। जी, मैं सीधा रुख करता हूं आरपीएन का। आरपीएन, क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा स्थिति है और संसद का सत्र चल रहा है, ऑपोजिशन एग्रेसिव है, क्या आपके पास एक मौका है और आप इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं? देखिए, 2 सालों में अमीश जी, ये जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की दलितों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, पिछड़ों के प्रति पूरे तरफ से साफ तौर से पूरे देश को जानकारी मिल चुकी है। जो गुजरात में हो रहा है, जिस तरह के व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, जम्मू
जम्मू कश्मीर किस तरह जल रहा है, उनकी सरकार कश्मीर में भी है, उनकी सरकार केंद्र में भी है, सारे फ्रंटों पर पंजाब में लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, देर जा रहे हैं, लेकिन आपके पास भी नहीं आ रहे हैं। पंजाब में इनको लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपके पास भी नहीं आ रहे। आ रहे राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ। वो तो जा रहे हैं कि उनको भी मालूम है भारतीय जनता आपके नेता सो रहे हैं संसद में। पंजाब में हम देखिए, वो लोग पंजाब में जा रहे हैं। देश के हालात आज कैग के रिपोर्ट से जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री रोज देश को बताते हैं कि कितनी उपलब्धियां हैं, वो भी झूठी साबित होते जा रही हैं। बड़े अफसोस की बात, राघव चड्ढा कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। इतने कम समय में जी सरकार का झूठ सामने आ गया। इतने किसानों, बेरोजगारों, गरीबों के लिए जो वादे राघव चड्ढा मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं। अमीश जी, राघव चड्ढा, आप सो तो नहीं रहे थे, मैंने देखा। थोड़ा समय दे दीजिए हमें। हाँ, जी थोड़ा समय दे दीजिए। देखिए, आपने अपने शुरुआती पैकेज में कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आ गए। मैं उस पर टिप्पणी ना करते हुए यह अवश्य कहूंगा कि भारत देश के बुरे दिन अवश्य आ गए हैं, चाहे कश्मीर हो, ये अब अतिशयोक्ति होगी, अरुणाचल हो, ये अब अतिशयोक्ति होगी कि भारत के बुरे दिन आ गए, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे आम आदमी पार्टी रहे। भारत की जनता भारत के बुरे दिन नहीं आने दी। बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। यदि आप हमें बोलने इंडिया पे तो बिलीव करिए, अगर आप इस देश में राजनीति करनी है। करने दें, मैं चौथी बारी प्रयास कर रहा हूं, मैं चौथी बारी प्रयास कर रहा हूं। कृपया करके हमें बोलने दीजिए। आप अपने चैनल पे बुलाते हैं, हमें बात रखने का मौका तो दीजिए। चाहे आप इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करिए, फॉरेन पॉलिसी पे बात करिए, इंटरनल सिक्योरिटी पे बात करिए, आप कम्युनल हार्मनी पे बात करिए, हर फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। आपको फेल होती हुई दिख रही है सरकार। जी चलिए, आपको इस समय बिल्कुल आप अपनी राय देश में दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आपको भी काम करने की जरूरत है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग रिमार्क्स राम कृपाल सिंह, 10 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं ये मान रहा हूँ देश को संकट नहीं है, सबसे बड़ा संकट ये है कि वैकल्पिक राजनीति का संकट है कि अब वैकल्पिक राजनीति को भी जो पार्टियां थी जिनके खिलाफ वो लड़ाई शुरू किए थे, उन्हीं में से उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया। तो सबसे बड़ा ये बड़ी बात आपने बोली। शुक्रिया सर, टाइम ओवर। लेकिन आज का कंक्लूजन यही है कि बीजेपी की जो समस्या है, बीजेपी की जो संकट है, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसे कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश की रूलिंग पार्टी है, और अगर उस पर संकट आता है तो फिर उसका कुछ इंपैक्ट गवर्नेंस पे भी आएगा, तो उस पर ध्यान देना जरूर होगा। आप देखते रहिए IBN 7। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे हम तो पूछेंगे सुमित अवस्थी के साथ।